नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राजा रघुवंशी की हत्या की वो खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई वाइफ अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकती है। एक लड़की इतनी शातिर कातिल कैसे बन सकती है। आज पता लगा कि सोनम ने शादी के पहले ही राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। क्योंकि सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था। राज की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए थी। उम्र में उससे छोटा था, इसलिए मां बाप किसी कीमत पर राज के साथ सोनम की शादी के लिए तैयार न होते। इसलिए सोनम ने खौफनाक प्लानिंग की। राजा रघुवंशी के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। यह तय किया कि शादी के बाद राजा की हत्या करेगी, कुछ दिन विधवा की तरह रहेगी और इसके बाद राज के साथ शादी की बात करेगी। विधवा बेटी का घर बस जाए, इसलिए माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाएंगे और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी भर रह सकेगी। और इसके लिए पैसे का भी पूरा इंतजाम कर लिया था। इसी चक्कर में सोनम ने बेकसूर राजा रघुवंशी की बलि ले ली। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ही राजा को गुवाहाटी से शिलांग ले गई। फोटोग्राफी के बहाने उसे ऊंची सुनसान पहाड़ी पर ले गई और उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को इशारा किया, राजा को मारने का आदेश दिया और फिर राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंकने में भी उसने हत्यारों की मदद की। लाश कहां फेंकी जाएगी, यह भी उसने काफी सोच समझ कर तय किया था। पति की हत्या के बाद वो वापस इंदौर आई, प्रेमी के साथ रही। जब प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया तो गाजीपुर जाकर सरेंडर कर दिया। इस खबर की पूरी कहानी हॉरर फिल्म जैसी है, जिसमें प्यार है, धोखा है, साजिश है। बस एक सवाल का जवाब नहीं है कि सोनम ने इतनी भयानक साजिश रची, उसे अंजाम तक पहुंचाया और किसी को शक भी नहीं हुआ। क्या सोनम के परिवार वालों को राज कुशवाहा के साथ उसके रिश्तों की जानकारी थी? क्या उसके घर वालों ने राजा रघुवंशी के साथ उसकी शादी जबरदस्ती की थी? सोनम राजा के घर में सिर्फ 4 दिन रही। क्या उस दौरान परिवार वालों को शक नहीं हुआ? अब राजा के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? सोनम के परिवार का क्या रुख है? और इस केस में पुलिस को आज और क्या क्या जानकारी मिली, इसकी पूरी अपडेट आपको दूंगा। राजा रघुवंशी की हत्या के केस में लेटेस्ट अपडेट यह है कि मेघालय पुलिस आज राजा के मर्डर के आरोपी उसकी वाइफ सोनम को लेकर शिलांग के लिए निकल चुकी है। इस केस में गिरफ्तार आकाश, विशाल और आनंद ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उन तीनों ने ही राजा की हत्या की थी। हत्या के वक्त सोनम कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। राजा के मर्डर से पहले सोनम ने राजा के पर्स से 20,000 रुपए निकालकर इन आरोपियों को दिए थे। पता यह लगा कि पहले 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ राजा की हत्या का सौदा 4 लाख रुपए में तय हुआ था। लेकिन आखिरी वक्त में 3 आरोपियों ने अपनी कीमत बढ़ा दी। राजा पर हमला करने के लिए 20 लाख रुपए मांगे और सोनम ने उन्हें यह देने का वादा किया। इसके बाद तीनों हत्यारों ने राजा की हत्या की, उसे मार डाला। राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया नारियल काटने वाला बड़ा चाकू गुवाहाटी में ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। जिस जगह पर राजा की डेड बॉडी मिली उस जगह पर यह चाकू भी मिला। इसके अलावा विशाल की जैकेट और सोनम का रेनकोट भी मौके से बरामद हुआ है। पता लगा कि विशाल ने ही राजा पर पहला वार किया। उसकी जैकेट पर खून के छींटे पड़े थे, इसलिए उसे वो वहीं फेंक कर आ गया। सोनम ने अपना रेनकोट एक हत्यारे को दिया था, लेकिन उस पर भी राजा का खून लग गया था, तो रेनकोट भी राजा की डेड बॉडी के साथ खाई में फेंक दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हत्या के बाद राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंकने में सोनम ने हत्यारों की मदद की। मेघालय पुलिस का दावा है कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या हुई उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें
सोनम, आकाश, विशाल और आनंद एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मेघालय पुलिस को सोनम पर शक हुआ। फिर जांच में पता चला कि तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स गुवाहाटी में उस होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे जिस होटल में राजा और सोनम रुके थे। इसके बाद तीनों सोनम और राजा के पीछे पीछे शिलोंग तक गए। सोनम राजा को फोटोग्राफी के बहाने एक सुनसान ऊंची पहाड़ी पर ले गई और पीछे से तीनों किलर्स भी पहुंच गए। सोनम का इशारा मिलते ही हत्यारों ने राजा पर वार कर दिया और उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। 2 जून इसी जगह से राजा रघुवंशी का डेथ बॉडी रिकवर किया गया। ये जो जगह है ये वाईसीडोंग फॉल से नजदीक है और ये जो खाई दिखाई दे रहा है इसी खाई से लगभग 50 से 55 मीटर नीचे राजा रघुवंशी का डेथ बॉडी रिकवर किया गया था 2 जून। ये जगह देखने में से भी पता चल पा रहा है और ये पुलिस की तरफ से ये प्लास्टिक भी बिछाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर पत्थर भी रखा गया है ताकि कोई यहाँ का क्रॉस ना कर पाए। तो ये जो जगह है ये जगह अमूमन खाली, एकदम खाली रहता है और इसी का फायदा उठाते ही क्या सोनम ने ये पूरी घटना का अंजाम दिया। यही बात फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये जगह थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जगह अमूमन खाली है, कोई भी लोग नहीं है यहाँ पर। तो इस जगह पर कोई ये पर्यटक स्थल तो है, हालांकि यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो क्या रेकी करने के बाद इसी जगह को सोनम ने चूज किया था राजा रघुवंशी के हत्या के लिए? यही सवाल फिलहाल पैदा हो रहा है क्योंकि ये जो खाई है ये खाई सीधा नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर बादलों से पूरा घेरा हुआ है। तो इसी के लिए ही क्या प्लानिंग किया था सोनम ने कि इसी जगह पर आके उनका हत्या कर दी जाए? ये जगह कैसी है ये आपने देख लिया, सुनसान है, लोग आते जाते नहीं हैं, सोच समझ कर जगह चुनी गई थी। इसका मतलब साजिश पक्की थी। मेघालय पुलिस का कहना है कि शिलोंग में 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। वहां किराए के एक कमरे में अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रही। इसके बाद वहां से एक कार में वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। वाराणसी तक उसे एक ड्राइवर ने छोड़ा था, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने 8 जून को राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया, राज कुशवाहा ने राजा के मर्डर की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने वीडियो कॉल पर राज की बात सोनम से करवाई। तब सोनम को समझ आ गया कि अब वो बच नहीं सकती, इसीलिए उसने गाजीपुर में ढाबे पर पहुंचकर अपने परिवार से संपर्क किया। परिवार को एक कहानी सुनाई। परिवार ने लोकल पुलिस को खबर दी और सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब मेघालय पुलिस शिलोंग में सोनम का मेडिकल करवाकर कल उसे कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू होगी। इस बीच इंदौर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। आज मेघालय पुलिस के जवानों के साथ इंदौर पुलिस हत्या के एक आरोपी विशाल को लेकर उसके घर पहुंची। घर में सर्च के दौरान पुलिस ने विशाल के वो कपड़े बरामद कर लिए हैं जो उसने 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त पहने हुए थे। पुलिस अब विशाल का मोबाइल फोन सर्च कर रही है, जिसके जरिए वो लगातार सोनम और राज कुशवाहा के संपर्क में था। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त? उसके अलावा जो बता रहा है और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी तो अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। क्या क्या जब्त हुआ? साथ और अलग थे और कहीं पर नहीं, बस पेंट शर्ट ही जब्त किए अभी। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं। अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा है। अब तक जो खुलासे हुए हैं, पुलिस के जो दावे हैं, उससे ये तो साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी वाइफ सोनम ने करवाई। इस साजिश में सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा शामिल था। उसने ही 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग की। हत्या के लिए पैसे का इंतजाम सोनम ने किया। उसने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले।
शादी में मिले सारे गहने लिए, फिर इंदौर में अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से मिली। हनीमून के बहाने राजा को असम ले जाने की साजिश रची। 16 मई को राजा से गुवाहाटी जाने के लिए बात की, टिकट बुक कराए। 20 मई को दोनों घर से निकले, लेकिन सीधे गुवाहाटी की फ्लाइट लेने के बजाय बेंगलुरु की फ्लाइट ली। दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में सोनम तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिली, फिर राजा के साथ गुवाहाटी गई और पीछे पीछे हत्यारे भी गुवाहाटी पहुंच गए। 22 मई को सोनम राजा को शिलोंग ले गई और 23 मई को उसकी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात है कि जिस दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई उस दिन एकादशी थी। राजा की मां ने उस दिन सोनम को फोन किया था, उससे पूछा था कुछ खाया या नहीं, तो सोनम ने अपनी सास से कहा था कि आज एकादशी है, अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है, इसलिए वो कुछ नहीं खाएगी। राजा की मां ने अपनी बहू से कहा अगर कुछ फल मिले तो खा ले या लस्सी पी ले। इस पर सोनम ने राजा की मां से कहा अभी वो जंगल में है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। हेलो हेलो। हाँ मम्मी। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाई। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। हाँ क्या देखने पहुंच गए तुम? नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। अब जरा सोचिए, जो माँ अपनी बहू से उसके खाने का ख्याल रखने के लिए कह रही थी, उसे क्या पता था कि वो उसके बेटे की हत्यारा निकलेगी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सोनम ने राजा की मां से झूठ बोला था। 23 मई को कोई व्रत नहीं रखा था, उसने आराम से भरपेट खाना खाया था। इसी वजह से पुलिस का शक बढ़ गया। अब सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, तो उसने राजा से शादी क्यों की? उस बेकसूर की जान क्यों ली? सोनम के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई भनक भी नहीं थी कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ कोई रिश्ता है। लेकिन राजा के परिवार वालों का दावा है कि सोनम की मां सब कुछ जानती थी। सोनम ने राजा के साथ शादी से पहले अपनी मां से कहा था अगर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा के भाई ने कहा कि सोनम की मां को सब पता था, इसके बाद भी उन्होंने राजा के साथ सोनम की शादी करवाई। इसलिए इस केस में सोनम की मां को भी आरोपी बनाकर उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, हमको जो भी हमारे परिवार थोड़ी जो हमको मालूम पड़ा भी हाल है, तो उसमें ये चीज़ लिखी ली बाहर अभी। तो सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से उस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तो मेरी शादी राज से नहीं कराओगी कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। हम ये चाहते हैं तो सोनम की मम्मी जो है, सोनम की मम्मी से सख्ती से पूछताछ की जाए। पूछताछ में जो भी शामिल होंगे इसके अंदर वो सब बाहर आएंगे इससे निकल के, क्योंकि हमारा मानना इसमें ये तो कोई भी बच्चा जो है कुछ भी गलती करता है तो घर में किसी न किसी को एक को पता जो रहता है, क्योंकि इनके पिताजी को पता होता है। कभी तो इनके पिताजी राज को अभी तक कब से काम से निकाल चुके होते हैं और गोविंद को भी पता होता है, उसके भाई को कभी तो भी काम से निकाल चुका होता। हालांकि इसकी ये सारी बातें जो है इसने मम्मी को बताई होगी, मम्मी ने सारी बातें छुपाते हुए बातें दबाते हुए ने राजा की शादी उससे कराई है। तो आप कह रहे हैं उन्हें भी आरोपी बनाओ, आपका कहना है? आरोपी बनाइए उनको, उनसे पूछताछ कीजिए कि पूछताछ करेंगे उनसे तो ये सारी बातें वहां निकलेगी। सोनम के परिवार को राज कुशवाहा के साथ उसके रिश्तों के बारे में जानकारी थी या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि सोनम शादी के बाद भी अपने मोबाइल से अक्सर राज कुशवाहा से बात करती थी, चैट करती थी। पुलिस जांच में इसके सबूत मिल गए हैं। राजा के परिवार वालों ने बताया कि वो अक्सर सोनम को फ़ोन पर बात करते हुए या मैसेज करते हुए देखते थे। राजा ने अपनी मां से कहा था कि सोनम उससे ज़्यादा बात नहीं करती।
अभी यह हाल है तो बाद में क्या होगा। चूंकि नई नई शादी हुई थी इसलिए राजा के परिवार वाले बहू के साथ ज्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहते थे। आज राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों ने बताया कि सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने ससुराल के लोगों को सिर्फ एक नंबर ही दिया था, दूसरा नंबर घर में किसी को नहीं दिया था। राजा रघुवंशी की भाभी ने कहा कि घर वालों को लगा वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर मोबाइल पर बिजी रहती है, हो सकता है दूसरा नंबर बिजनेस पर्पज के लिए हो, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शादी के बाद ससुराल में रहकर ही पति की हत्या की प्लानिंग कर रही है। हमें तो यही लगा था कि वो शादी से बहुत खुश है और यहाँ हमारे साथ 4 दिन रहकर भी गई है शादी के बाद वो। उसके बाद फिर हमने उसको पग फेरे के लिए भेजा था। बाकी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं था कि वो और भी कुछ प्लान कर रही है या और उसके मन में कुछ और चल रहा है। आपके मन में एक जैसा आप बताए संदेह हुआ था कि 2 मोबाइल रख रही है, लेकिन आप लोगों को एक नंबर दिया। हाँ, 2 मोबाइल थे पर उसके पास मतलब हमारे पास नंबर एक ही था। एक थोड़ा ये शक नहीं हुआ कि 2 मोबाइल रखे और अब हम परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है, वो बिजनेस करती थी तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो बिजनेस नंबर अलग है, फैमिली के नंबर अलग है, हमें ये लगा था। और वो चैटिंग भी मतलब पूरे टाइम करती थी, पर हमें ये लगा था कि शायद वो बिजनेस करती है तो उससे रिलेटेड कुछ उसका कुछ काम होता होगा, क्योंकि वो यही बोलती थी। मुझे भी उसने ये कहा था कि भाभी मैंने एक लड़की रख ली है जो मेरा काम संभाल लेगी। हाँ, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है और मैं फ़ोन से काम कर लूँगी यहाँ से। तो हमें यही लगा था कि शायद वो फ़ोन से काम कर रही है और फ़ोन पे बातें भी करती थी, तो हमें तो यही लगता था उसके कस्टमर से या किसी और से बात करती होगी। हमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, वो इतनी बड़ी साजिश रच रही है, ऐसा कुछ। राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद से उसके परिवार वाले सदमे में थे। बेटी की लाश मिल गई थी, लेकिन बहू के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए राजा के परिवार वालों ने सोनम को खोजने की बहुत कोशिश की। पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई। सोनम के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम देने की बात भी कही। फिर सोनम को खोजने वाले को 20 लाख के इनाम का ऐलान किया। राजा के पिता ने कहा उन्होंने सोनम को बहू नहीं बेटी माना था, बेटी की तरह अपने घर में रखा, उसकी चिंता की, लेकिन सोनम ने ऐसा काम किया जिससे रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया। राजा के पिता ने कहा अगर आज भी यह साबित हो जाए कि उनकी बेटी की हत्या की साजिश में सोनम का कोई रोल नहीं है, तो वो आज भी सोनम के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर उसने राजा की हत्या की है तो उसे फांसी से भी सख्त जो सजा हो वो मिलनी चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूँ, अगर कभी निर्दोष रहती है पूरा साथ में दूंगा, और अगर कुछ तो ऐसा करना था घर वालों को बताना चाहिए मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं, मैं दूसरा लड़का चाहती हूँ। और जो मैंने अभी पेपर में देखा वो लड़का यहाँ पर भी आया उनके पिताजी के साथ में, जो जेल में अभी पकड़ा है, और मुक्तिधाम भी वही गया, तो इसमें कुछ तो कनेक्शन होगा। ये पर आपने सोनम बताएगी कि सोनम बताएगी कि भाई मेरे साथ कौन कौन था कौन नहीं था, मेरे दोस्त से गए थे कि कौन गया था, ये तो वही पूरा बता सकती है। अगर सोनम इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसे बचा कर लाएंगे? वो अगर कहीं मिल जाती है तो मैं उसकी निर्दोष रहती थी, मैं उसकी शादी खुद करवाता, मेरे जेब से लगाता पैसा, मगर धोखा देखा है, मेरे बच्चे की मुंडी कटी मिली, पैर कटे मिले, ये शादी होगी इसका मतलब। इस वक्त सोनम के अलावा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, आनंद और विशाल पुलिस की गिरफ्त में है। मेघालय पुलिस सोनम के बाद राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद को लेकर शिलोंग पहुंच रही है। बड़ी बात यह कि आकाश, आनंद और विशाल इंदौर के कैलाश नगर की उसी गली नंबर 21 के रहने वाले हैं जिसमें राज कुशवाहा का घर है। तीनों राज के पुराने दोस्त हैं, तीनों का उसके घर में आना जाना था, इसीलिए राज कुशवाहा ने तीनों को राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल किया। पुलिस का दावा है कि राज खुद इंदौर में ही रुका रहा और उसने आकाश, विशाल और आनंद को राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी भेजा। जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी को इंदौर में उसके घर लाया गया तो राज कुशवाहा वहां पहुंचा था, राजा की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। आज राज की मां ने कहा उनका बेटा बेकसूर है,
वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। राज कुशवाहा की मां ने कहा कि राजा रघुवंशी के फ्यूनरल से जब राज लौटा था तो बेहद दुखी था। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था। वो राजा की हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा राज बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था। कभी गलत काम कुछ नहीं कर सकता राज मेरा। कभी गलत नहीं कर सकता वो। कभी ये तो उसका कोई अफेयर था? आपको लगा कि अफेयर नहीं था? तो कौन थी सोनम? कौन थी? साथ में काम करती सेठ की बहन थी। जहाँ काम करते था वो उसकी बहन थी। और लड़कियां काम करती थी। तो काम में कभी जैसे जरूरत पड़ती थी तो वो भी फोन लगाती थी और भी लड़कियां फोन लगाती थी। राज के बारे में क्या बताए? मेरा राज के गलत फंसाया जा रहा है। मैं खुला बोलती, मेरा राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। साबित होता है कि राज इसमें था, तो क्या आप माँ हैं एक, वो भी राजा? मानेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, दूसरी माँ का भी लड़का गया है राजा का। भैया वो भी मेरा बच्चे जैसी है। तो उसको भी देखकर इतना रोई। मैं भी जानती हूँ भगवान बेगुनाह बच्चे को कैसा हो गया। हम रात भर भैया खाना नहीं खाए, दिन भर होकर देख के न्यूज दिन भर रोते रहे। राज मेरा आया मिट्टी में गया था, वहाँ से आया तो इतना रोया। मैं राज बोलती, राज बेटा तू मुंह देखा? तो बोलते मम्मी मैं मुंह देखता तो मैं मर जाता, मैं वापस नहीं आ पाता। राज मेरा ऐसा बोला। कोई मां कैसे मान सकती है कि उसका बेटा हत्यारा हो सकता है? वो किसी की हत्या की साजिश कर सकता है? राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सोनम के साथ उसका अफेयर था। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर में सोनम राज कुशवाहा से एक कैफे में मिली थी। इसी कैफे में दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। इसके बाद सोनम ने हनीमून के लिए शिलोंग जाने का प्लान बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि हनीमून पर जाने के बाद भी सोनम ने सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड नहीं की। लेकिन राजा की हत्या के बाद रात 2:30 बजे सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया था। इससे भी पुलिस का शक गहरा हो गया। लेकिन आज राज कुशवाहा की बहन ने कहा सोनम को वो ज्यादा तो नहीं जानती, पर सिर्फ एक बार उनके घर आई थी। लेकिन काम के सिलसिले में राज के पास उसका कॉल आता रहता था। राज की बहन ने कहा कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। भी ऐसी नहीं थी, हम उनसे एक ही बार मिले पर वो उनका बातचीत बहुत अच्छी थी और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम उनसे एक ही बार मिले, एक बार में जितना जानना, तो ऐसा कभी लगता तो नहीं कि वो ऐसा कभी बोल सकती है। अच्छा। वो हमेशा भाई जैसे बात फोन करती थी, कभी भी ये बोलती थी कि बेटा तेरा टाइम हो गया ऑफिस का। ऐसे ही बात होती थी उनसे कि टाइम हो गया, उठा कि नहीं उठा। बोले तो तू उसको उठा, ऐसी ही बात होती थी कि वो उठा कि नहीं उठा। उसको बोलो कि गोडाउन का टाइम हो गया है, भैया फोन कर। बस हमेशा यही बात होती थी अंकल। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में अफेयर था या क्या था? नहीं अंकल, कभी भी नहीं लगा। बस जब फोन आता था तो यही कि गाड़ी भरवानी है, गोडाउन जाना है, ऑफिस जाना है, बस यही बात होती थी हमारे सामने। और फोन पे भी वो कभी बात करते हुए नहीं थे, अंकल इन लोगों को कुछ हो कर जाऊंगा। अब हमारी कौन मदद करेगा? अब आप क्या चाहते हो? क्या हमारा भैया, दोनों हमारे भाई छूट के आ जाए। उन दोनों ने कुछ नहीं किया। दूसरा भाई, आप विकी कोई भाई है? हाँ, वो भी हमारे भाई है, उनको राखी बांधते हैं। वो भी ऐसे कभी नहीं कर सकते। एक अपराध कैसे पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, उनकी खुशियां छीन सकता है, उन्हें रोना दे सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सोनम रघुवंशी और इस मर्डर केस में शामिल आरोपियों पर लोग बहुत नाराज हैं। सोनम को तो पहले ही ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर रवाना हो चुकी है। आज जब बाकी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस की टीम इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां जो भी लोग थे उनका गुस्सा भड़क गया। एक पैसेंजर ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मारा। इस व्यक्ति ने कहा इन लोगों ने इंदौर का नाम बदनाम कर दिया, एक बेकसूर नौजवान को मार डाला, इसलिए इन लोगों को ऐसी सजा मिले जो दूसरे आरोपियों के लिए मिसाल बने।
आप क्रिमिनल को मारा है, हाँ मारा है, क्रिमिनल को मारा है उसने। एक बिल्कुल इन लोगों ने एक बच्चे की जान ली है, उसको तड़पा के मारा है वहाँ पर। खुद हत्या की साजिश लखवानी इंदौर का नाम बदनाम हुआ। आप बिल्कुल बदनाम हुआ है साहब, नंबर 1 पे चलता है। इधर ऐसा प्लानिंग करके मारा है, क्यों नहीं बदनाम होगा? फांसी देना चाहिए सबको बस। उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। बिल्कुल साहब, अभी सब तथ्य बिल्कुल सत्य सामने आएंगे, सीबीआई जांच होना चाहिए सबसे बड़ी चीज। नकाब पहने उसका साहब नजर आया। ये नाम वो नहीं, चेहरे किसी के नहीं देख पाए, बस ये था कि उन्होंने इंदौर के बच्चे को मारा, इसलिए गुस्से में मार दिया। सबक मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। इस दर्दनाक मर्डर केस में कुछ बातें तो क्लियर हैं। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया, पैसा देकर अपने सामने अपने पति की हत्या करवाई। इस बात के प्रूफ सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। यह भी पक्का है कि साजिश में सोनम का बॉयफ्रेंड शामिल था। सोनम के आने जाने ठहरने की तैयारी उसी ने करवाई। सोनम 9 लाख रुपए और लाखों रुपए की ज्वेलरी भी ले गई थी। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। अब सवाल है कि सोनम ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? मकसद क्या था? अपने दोस्त से शादी करने के लिए मर्डर की क्या जरूरत थी? सोनम ने किलर्स को 20 लाख रुपए कमिट किए, उसके पास इतने रुपए कहां से आए? जब ये राज खुलेंगे तभी पूरी बात सामने आएगी। अभी तो यही कहा जा सकता है कि एक बेकसूर लड़के की हत्या की गई। उसे तो पता ही नहीं था कि वो अपनी मौत के साथ हनीमून मनाने जा रहा है। उसके माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। उन पर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरूरत इस बात की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंप्लीट करे, पुख्ता सबूत तैयार करे और अदालत से हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डिप्लोमेटिक मिशन पर गए सांसदों से मुलाकात की। 33 देशों का दौरा करके लौटे ऑल पार्टी डेलीगेशन मेंबर्स को चाय पर बुलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 59 सांसदों और फॉर्मर डिप्लोमेट्स को दुनिया के 33 देशों में भेजा गया था। डेलीगेशन में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, टीडीपी, डीएमके, शिवसेना, सीपीएम और एनसीपी के सांसद भी शामिल थे। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भेजे गए थे। वहीं टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, डीएमके से कानिमोरी, एनसीपी से सुप्रिया सुले, सीपीएम से जॉन ब्रिटस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे को भी शामिल किया गया था। इन सारे नेताओं से आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी भी एक डेलीगेशन के मेंबर थे। वो मिडिल ईस्ट के देशों में गए थे और मजबूती से भारत का पक्ष रखा था। आज प्रधानमंत्री की हाई टीम में ओवैसी शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद शशि थरूर ने कहा कि भारत का यह डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव काफी असरदार रहा। तमाम देशों के नेताओं ने भारत की बात सुनी, समझी और आतंकवाद के खिलाफ भारत को दुनिया भर से फुल सपोर्ट मिला। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को देश का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहा। But he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. This was a very good idea, that countries appreciated having members of parliament come and visit them, and we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries, and the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. विदेशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने से दो फायदे हुए। एक तो पूरी दुनिया ने भारत का पक्ष सुना। जहां जहां हमारे लीडर्स गए वहां 3 बातें साफ तौर पर कन्वे हुई। पहली, पाकिस्तान दहशतगर्दों की फैक्ट्री है। दूसरा, भारत के पास पाकिस्तान में
घुसकर मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तीसरा, अब हद हो गई है, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने फिर गड़बड़ की तो इस बार एक्शन और भी भयानक होगा। और यह भी बता दिया गया है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कोना नहीं है जो भारत की मिसाइल्स की पहुंच से बाहर हो। ऑल पार्टी डेलीगेशन बाहर भेजने का दूसरा फायदा डोमेस्टिक फ्रंट पर हुआ। पाकिस्तान के आतंक के सवाल पर सारी पार्टियां एक साथ दिखाई दी। जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ वो कांग्रेस का हुआ। डेलीगेशन में कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट की बात की, लेकिन कांग्रेस इसमें राजनीतिक नफा नुकसान ढूंढती रही। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस आइसोलेट हो गई और उसने अपने ही लीडर्स को साइडलाइन कर दिया। हमारे डेलीगेशन विदेश दौरे से लौट तो आए हैं, लेकिन भारत का डिप्लोमेटिक मिशन अभी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले फेज में जयशंकर पहले बेल्जियम पहुंचे, इसके बाद वो फ्रांस जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया में आतंकवाद हमेशा एक दो आतंकी संगठन फैलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां की स्टेट पॉलिसी, सरकार की नीति ही टेररिज्म की है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा है, लेकिन अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, अब आतंकवादी अगर खैबर दर्रे में भी छुपे होंगे तो भारत की सेना उनको वहां जाकर ठोकेगी। अब आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। This time we wanted to send that message, saying enough is enough. So to understand what we did, the focus of Operation Sindoor was to hit Muridke and to hit Bhavalpur, because these were the two most prominent, open, declared, notorious centers of terrorism in Pakistan. And for decades, from these two places, people have set out, this is where it was planned, this is where it was organized, this is where it was financed, this is where it was justified. From here, people came out to do bad things in India. In the past, we have suffered, we have absorbed it, we have reacted to it. But even when really big, incidents happened or attacks happened, like Mumbai in 2008, often, obviously there was strong reaction in our country, but somewhere it stopped there. That the same Muridke was where Mumbai was planned. So the same Bhavalpur was where many other actions in India were planned. So this time around, we were very determined to send the message saying, look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. That we will find a way of coming there and getting you. And that is the message of Operation Sindoor. जयशंकर ने साफ साफ कह दिया, अगर आतंकवादी पाताल में भी छुपे होंगे तो हमारी सेना उन्हें खोज कर निकाल लेगी। जहां जहां जाओगे हमारी सेना पीछे आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज फिर कहा, दुनिया के दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की फंडिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है उसका बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के पास पहुंचता है। क्योंकि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, इस पर राजनाथ सिंह ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा, यह तो बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देने जैसा है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पालता है, पोसता है, और अब वही दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ उपदेश देगा। राजनाथ सिंह ने 90 तुले शब्दों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद की रखवाली देने का काम ऐसा ही है जैसे बिल्ली से कोई कहे कि वो दूध की रखवाली करे।
पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसके सबूत आज ही मिले। आज ही शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा विदेशी कर्ज चुकाने में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो कर्ज है वो उसके जीडीपी के 70% के बराबर है। हैरानी की बात है कि शहबाज शरीफ कल खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। अब वो जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ के नेता यही सोचते हैं कि वो पैसा मांगने आए होंगे। इसके बाद भी शहबाज शरीफ डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान करें तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए चिंता की बात है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, पाकिस्तान के लोगों को समझाया था कि पाकिस्तान के नौजवानों को तय करना है कि उन्हें विकास चाहिए या दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली सरकार और फौज। हालांकि अब जम्मू कश्मीर के लोग पहलगाम हमले के असर से धीरे धीरे उबर रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को जबरदस्त झटका लगा था। इसलिए अब जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां के नेताओं की कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा के जरिए एक बार फिर पूरे देश को मैसेज दिया जाए कि कश्मीर में पर्यटकों का स्वागत होगा और कश्मीर इसके लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियों के नेता अब श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती पहलगाम पहुंची। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम के चंदनबाड़ी से ही होती है। महबूबा ने आज यहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उनसे कहा, इस बार अमरनाथ यात्रियों की सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। सरकार और सुरक्षा बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आम लोग भी अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें और उसकी जिम्मेदारी लें। यात्रा की यात्रियों की रखवाली करेंगे, फौज से बढ़ के, फोर्सेस से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के। महबूबा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सकुशल संपन्न हो, भक्त खुश होकर वापस लौटें तो कश्मीर के अच्छे दिन वापस आने में देर नहीं लगेगी। कश्मीर फिर से टूरिस्ट से गुलजार हो जाएगा। मेरा आज यहाँ आने का खास मकसद ये था कि अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था। उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ मेरी गुजारिश है, शाहीन बोर्ड के जो इंतजाम देखते हैं कि आपने बोला है एक आदमी सिर्फ एक घोड़ा लाएगा, यहाँ हर पहलगाम में घोड़े वाले के पास एक आदमी के पास 2 से ज्यादा घोड़े हैं। इसको आप तब्दील कर लीजिए, जिसके पास जितने घोड़े हैं उसको उतना घोड़े इस यात्रा में लाने की इजाजत दीजिए। हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आ जाए, जैसे सैकड़ों सालों से कश्मीरी लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है। इंशाअल्लाह इस साल भी इस्तेकबाल होगा, उनकी भरपूर खिदमत की जाएगी और वो बिल्कुल सेहतो सही सलामत वहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी वापस जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भी आज श्रद्धालुओं से अपील की कि वो अमरनाथ यात्रा पर बेखौफ होकर आएं। उन्होंने कहा, जितने ज़्यादा तीर्थयात्री आएंगे उससे दुनिया में ये संदेश जाएगा कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है। आज फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नौगाम से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया। कटरा पहुंचकर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अब फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से कटरा पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, यह ट्रेन कश्मीर के लोगों का ख्वाब था। आज जब वो चिनाब ब्रिज से गुजर रहे थे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस ट्रेन ने कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ दिया है। अब अमरनाथ यात्री भर भर कर इस ट्रेन से कश्मीर जाएंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से
कश्मीर की वादियों में रौनक फिर लौटेगी। और ये शानदार सबसे बड़ी ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का है सारे भारत से, और ये बड़ी चीज है और हम उम्मीद करते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सब उठाएंगे और ये हमें न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि प्यार और मित्रता बढ़ाएगी। सर, सबसे ऊंचे पुल से आप गुजरे हैं, कैसा मंजर था? मैं बता नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहाँ पे दर्शन कर सकते। सर, आप भी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? माता के दर्शन करने जा रहे हैं, माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता। चलो, बुलावा है, बुलावा आया है, माता आया है, बुलावा शेरा वाली फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अमरनाथ यात्रियों के लिए 250 बसों का इंतजाम किया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच हर रोज़ 100 बसें तीर्थ यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। यात्रा की सिक्योरिटी के लिए यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसमें आतंकवादियों का डेटाबेस लोड किया गया है। अगर कोई संदिग्ध इसकी रेंज में आता है तो ये तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देता है। आर्मी, पैरामिलिट्री के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी के लिए तैयार है। यात्रा को लेकर उत्साह को देखते हुए जम्मू कश्मीर होटल्स एसोसिएशन और हाउस बोट एसोसिएशन ने श्रद्धालुओं को 50% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने कहा, कश्मीर में टूरिज्म फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। अमरनाथ यात्रा में पूरे देश से आए तीर्थयात्री जब खुशी खुशी वापस जाएंगे, अपने अपने इलाकों में कश्मीर के बारे में बताएंगे तो कश्मीर के टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। हमें उम्मीद है कि जो यात्री आए तो उनको भी एक जो यहाँ पे हम अभी डिस्काउंट हमने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, अभी चल रहा है, वो अभी तो वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसका जो भी अर्ली बर्ड मतलब फ़ायदा उठाना चाहता है इज़ मोस्ट वेलकम, और उम्मीद है कि यात्री उसका फ़ायदा उठाएंगे। यात्रियों के लिए तो हम हमेशा वेलकम करते हैं। तो मैसेज ये है कि हम ऑलवेज जब से भी हम यात्रा स्टार्ट हुई है यहाँ पे, तो मेरे को लगता है लोकल लोग हमेशा उसके हित में होते हैं, उनके साथ होते हैं। कोई भी एसिस्टेंस होती है तो लोकल लोग ही उनके साथ होते हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो इस साल अमरनाथ की यात्रा है उसमें ज़्यादा शमूलियत करें। और एज ए लोकल स्टेक होल्डर, एज ए हॉस्पिटलिटी, जो हम हमेशा कहते हैं वो द बेस्ट होस्ट्स, हम हमेशा उनका वेट करेंगे और उनकी जो हॉस्पिटलिटी है तो वो हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे। फ्रॉम 5 स्टार टू बजट कैटेगरी हर एक ने डिस्काउंटेड ऑफर किए हैं एंड वी आर एंटिसिपेटिंग गुड टूरिज्म इन फ्यूचर। एक बार 3.5 लाख लोग वापस जाएंगे तो दिस विल कन्वे अ पॉजिटिव मैसेज। आई एम श्योर पहले ही 10 दिन में इट विल बी अ गेम चेंजर इन फर्स्ट 10 डेज, क्योंकि जो पहले 10 दिन में वापस जाएंगे तो वही बताएंगे कि भाई सारा ठीक है एंड विल सी पॉजिटिव। अभी ऑलरेडी शुक्र ऊपर वाले का, वी आर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि जो लोग वापस जा रहे हैं दे आर कन्वेइंग, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट टूल। आपने देखा, फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, होटल वाले हों, दूसरे कारोबारी हों, सबको लगता है कि कश्मीर में टूरिज़्म लाइफ लाइन है और सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि टूरिस्ट कश्मीर में फिर से लौटना शुरू हों। और ये बात सही है कि पहलगाम के आतंकी हमले ने भारी नुकसान किया है, टूरिज़्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। अब कश्मीर में टूरिज़्म को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल है। सारी आशाएं अब अमरनाथ यात्रा पर टिकी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा से पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। लाखों यात्री जब घर वापस जाएंगे, लोगों को बताएंगे जम्मू कश्मीर जाना कितना प्लेजेंट, कितना सेफ है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के साथ साथ अब मरीन्स की तैनाती भी कर दी है। इसके बावजूद हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर
आगजनी और हिंसा हो रही है। एलए के डाउनटाउन इलाकों यानी पुराने शहर में हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वालों और नेशनल गार्ड से वापस जाने के लिए कह रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस के शेल्स और रबर बुलेट से फायर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। पोस्टर बैनर लेकर शहर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को हुजूम घूम रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी मेक्सिको का झंडा लहराते देखे गए। हालात पर काबू पाने के लिए एलए पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों से हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, उनको हिंसा न करने की वार्निंग दी है। लेकिन अब तक पुलिस की वार्निंग का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। एलए के कई इलाकों में लूटपाट शुरू हो गई है। शोरूम्स को लूटा गया है। दंगाई बड़े बड़े ब्रांड के स्टोर को टारगेट कर रहे हैं। एप्पल और दूसरी बड़ी कंपनियों के कई स्टोर्स को लूटा गया। चूंकि गिरफ्तार किए गए इमिग्रेंट्स के लिए एलए के डाउनटाउन में ही डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, इसलिए इस इलाके में हालात ज़्यादा खराब हैं। हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स डिटेंशन सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेंटर की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीज को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी नेशनल गार्ड के सामने खड़े होकर उन्हें रास्ते से हटने की चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड्स को पार करने के बाद अब प्रदर्शनकारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि नेशनल गार्ड के सैनिक शील्ड और दंगे से निपटने के हथियार के साथ मुस्तैद खड़े हैं। वैसे तो उनकी प्रदर्शनकारियों से कोई सीधी भिड़ंत नहीं हो रही है, लेकिन पता नहीं कि आगे क्या हो, कुछ भी हो सकता है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2000 और नेशनल गार्ड्स एलए में तैनात की है। इसके अलावा 700 यूएस मरीन्स को भी लॉस एंजलिस भेजा गया है। चूंकि अमेरिका के संविधान के मुताबिक नेशनल गार्ड्स की तैनाती स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर ही हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से पूछे बगैर नेशनल गार्ड्स को एलए में तैनात कर दिया, इसलिए ट्रंप के आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर गैविन न्यूसम और एलए की मेयर ने ट्रंप पर तानाशाही का इल्जाम लगाया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एलए में सेना और मरीन्स तैनात करने को जायज ठहराया। ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर और एलए की पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम रही, इसीलिए उन्होंने नेशनल गार्ड्स को भेजा। Some of the things you're reading about in Los Angeles, thank goodness we sent out some wonderful National Guard. They've really helped in a lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything, and we sent out the troops, and they've done a fantastic job. So I want to thank them very much. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the Guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. I watched the chief yesterday, who's a good man, by the way, and he said, wow, we're lucky we did this because they were overwhelmed. You saw what was happening. So we did the right thing. Everybody agrees to that. लेकिन एलए में नेशनल गार्ड और मरीन्स की तैनाती के खिलाफ अब अमेरिका के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, डलस, ऑस्टिन जैसे कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। लोगों का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हैं, देश चलाने में उनका बड़ा रोल है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इमिग्रेंट्स को अमेरिका के दुश्मन की तरह देखना बंद करें। अप्रवासी अमेरिका के इतिहास का हिस्सा हैं। वो हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, हमारी खाने की चीजें उगाते हैं,
हमारे अस्पतालों में काम करते हैं और बीमार लोगों की तीमारदारी करते हैं। वो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी इंसानियत के लिए जरूरी हैं। अप्रवासियों को उनके परिवारों से अलग करने से हम सबको तकलीफ होती है। आज हम उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं, ये छापेमारी बंद करो, अप्रवासियों की हिफाजत करो और लोकतंत्र की रक्षा करो। एलए में हालात वाकई ख़राब हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन एक तरह से तबाही के रास्ते पर है। पूरा का पूरा कैलिफोर्निया बर्बाद हो रहा है। एलए की पुलिस ये मान चुकी थी कि उनके बस में भीड़ को संभालना नहीं था। वो आगजनी और लूटपाट को रोकने में बिल्कुल असमर्थ रही। फिर ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा। नेशनल गार्ड भी सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए अब मरीज को भेजा गया है। मरीज वो स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में माहिर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न नेशनल गार्ड्स की शक्ल देखना चाहते हैं न मरीज की। वो इन दोनों को एलए में भेजे जाने का संविधान का इशू बना रहे हैं। ट्रंप के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है एलए में कानून व्यवस्था को संभालने की, लूटपाट को रोकने की। वहाँ रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की कोशिश ये है कि हालात को इतना बिगाड़ दिया जाए कि ट्रंप एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ट्रंप इतनी जल्दी से अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। उन्हें चाहे कितनी भी सख्ती करनी पड़े, कितनी भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन बंद तो नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया से आज ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। ऑस्ट्रिया में एक स्कूल में गोलीबारी हुई, 9 स्टूडेंट समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई। यह भयानक वारदात ऑस्ट्रिया के दूसरे सबसे बड़े शहर गात्स में हुई। आज सुबह करीब 10 बजे जब गात्स के एक हाई स्कूल में क्लासेस चल रही थी, तभी एक शख्स ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 6 लड़कों और 3 लड़कियों की जान चली गई। गोलीबारी में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में हमलावर ने खुद को एक बाथरूम में बंद करके गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला इसी स्कूल का फॉर्मर स्टूडेंट था। वो 2 गन्स लेकर स्कूल में घुसा और अंधाधुंध गोलियां चलाई। अब ये पता लगा जा रहा है कि आखिर स्कूल में घुसकर स्टूडेंट्स को मारने के पीछे उसका मकसद क्या था। ऑस्ट्रिया में स्कूल शूट आउट की ये सबसे भयंकर वारदात है। गोलीबारी में मारे गए लोगों की याद में ऑस्ट्रिया की सरकार ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। इस शूट आउट पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत तमाम देशों ने दुख जताया है।